कल के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के गुणन पर विचार किया था। मैट्रिक्स के गुणन में हमने एक गुणधर्म देखा था कि जब दो मैट्रिक्सों को परस्पर गुणा किया जाता है और इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो वे गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती थी। तो वहां केवल मैंने सीधे बता दिया था परिभाषित करके कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। यहाँ पर मैं उसका सत्यापन एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करना। यदि मैट्रिक्स ए 1 2 3 2 5 7 2 4 5 3 गुणा 3 की है, मतलब पहली पंक्ति में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स। इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स पर विचार करें तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो हमने जब ए बी गुणन को बताना चाहा तो इसका मतलब पहले मैट्रिक्स ए को लिखा, फिर मैट्रिक्स बी को लिखा। तो पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से संगत अवयवों को गुणा करके योग करना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी उसी प्रकार से होगा। जैसे 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा माइनस 4 प्लस 3 गुणा 2, तो यहाँ पर आया 3 माइनस 8 6। इसी प्रकार से मैं जब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करूंगा तो 1 गुणा माइनस 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 0, तो ये माइनस 2 2 0। इसी प्रकार से 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा माइनस 1, तो माइनस 1 2 माइनस 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अन्य का गुणा किया जा सकता है। जैसे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हमें ये जो गुणन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि ये प्राप्त हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कहने का मतलब 3 गुणा 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हुई। इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स पर विचार किए तो आपके हमने मैट्रिक्स बी को पहले लिखा, मैट्रिक्स ए को बाद में लिखा। गुणा करने का वही तरीका कि अब पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के अवयवों वो दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों के संगत अवयवों से गुणा कर योग करने पर प्राप्त होते। तो जैसे 3 गुणा 1 3 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 4, 1 गुणा 2 2, ये पहला अवयव प्राप्त किया। ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 गुणा 2 6, 2 गुणा माइनस 5 माइनस 2 गुणा 5 माइनस 10 और 1 गुणा 4 4। इसी प्रकार से 3 गुणा 3 3 गुणा 3 हमारा होगा यहाँ पर 9 और 2 गुणा माइनस 7 कितना हो गया माइनस 14, 1 गुणा 5 बराबर 5। तो ये इनको हमने देखा कि जैसे 3 2 5 5 में से 4 गए तो 1, 6 4 10 10 में से 10 गया 0, ऐसे ही 9 5 14 14 में से 14 गए 0। इस प्रकार से हमने देखा कि ये भी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हुई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने क्या देखा ए बी इक्वल टू आई 3 इक्वल टू बी ए, तो हमारी परिभाषा पूरी होती है कि ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स है। इसके बाद मैं शून्य के भाजक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए दो मैट्रिक्सों को गुणा किया जाए और शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वे मैट्रिक्स शून्य की भाजक कहलाती है। जैसे यदि दो अशून्य मैट्रिक्स ए तथा बी को गुणा करने पर जैसे मैट्रिक्स ए बी प्राप्त होगी और ये ए बी मैट्रिक्स अगर शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो ए तथा बी शून्य के क्या कहलाएंगे भाजक। जैसे ए हमने एग्जाम्पल लिए ए मैट्रिक्स 2 गुणा 2 क्रम की, तो पहली पंक्ति में 1 1 और दूसरी पंक्ति में 3 3,
इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति में -1 1 और दूसरी पंक्ति में 1 -1 प्राप्त लिए। तो ए बी मैट्रिक्स को हमने जब देखा तो पहले मैट्रिक्स की पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा किया, तो देखो 1 गुणा -1 1 गुणा 1 1। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 1 और 1 गुणा -1 इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 3 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 1 3। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 और 3 गुणा -3। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ 0 0 0 प्राप्त हुए। और जैसा हमने कहा कि अगर दो मैट्रिक्सों को गुणा करने पर शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वे मैट्रिक्स शून्य की भाजक कहलाती है, और यदि दो मैट्रिक्सों का गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वे मैट्रिक्स परस्पर गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि किसी भी मैट्रिक्स पर अगर घात हो तो उसे किस प्रकार से व्यक्त करना है। मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घातक पर विचार कर रहे हैं हम कि जब वर्ग मैट्रिक्स ए को स्वयं से गुणा किया जाता है तो उसे लिखा जाता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को जब ए से गुणा किया जाता है तो प्राप्त होता है ए क्यूब। इसी प्रकार से जब हम ए की घात n-1 को ए से गुणा करते हैं तो ए की घात n प्राप्त होती है। तो क्या अवयवों को उसी क्रम में लिखना चाहिए? तो जरा उदाहरण के माध्यम से समझे कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है। पहली पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में 3 4 लिखा हुआ। इसको जब मैंने स्वयं को स्वयं से गुणा किया तो ए स्क्वायर प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर ए इंटू ए। तो हमने देखा कि स्वयं को स्वयं से गुणा किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 3 6। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 4 8। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 3 12, तो 3 प्लस 12। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 6 प्लस 4 गुणा 4 16, तो 7 10 15 22। इसी प्रकार से ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर था हमारे पास 7 10 15 22, और मैट्रिक्स ए में था 1 2 3 4। तो पहले मैट्रिक्स के पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों के संगत अवयवों से गुणा करके योग करने पर मैट्रिक्स को प्राप्त करना। जैसे 7 गुणा 1 7, 10 गुणा 3 23। अब इसी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 10 गुणा 4 40, बीच में योग लगाते चलते। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 1 15 प्लस 22 गुणा 3 66, 15 गुणा 2 15 दूनी 30 प्लस 22 चौका 88 37 54 81 118। तो हमने क्या देखा, ए स्क्वायर में हमने प्राप्त किया था 7 10 15 22, जबकि हम एक अनुमान के तौर पर ये मान के चलते हैं कि ऐसा कर लें तो ये गलत होता है। कैसे? जैसे ए अगर ए 2 3 4 है तो ए स्क्वायर को कतई नहीं लिखना है, तो उन अवयवों का वर्ग कर दिया जाए, जैसे 1 4 9 16 नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर को मुझे क्या मिला 7 10 15 22। कहने का मतलब जब कभी भी वर्ग मैट्रिक्स को हमें गुणा करना होगा तो उससे पहले की घात लानी होगी। जैसे ए क्यूब प्राप्त करना है, इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए करने पर ए क्यूब प्राप्त होगा। ए की घात 100 प्राप्त करना है तो पहले मुझे ए की घात 99 प्राप्त करना होगा, और ए की घात 99 का ए से गुणा करके ए की घात 100 को प्राप्त करना होगा। ये हमारे टॉपिक का मेन उद्देश्य था।